वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनोवेट अध्ययन। उत्तराखंड सहायक लेखाकार की प्रश्नावली में आपका स्वागत है। बहुत ही अति महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, एक एक प्रश्न करके करेंगे। पहला प्रश्न है, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 141(3) के अनुसार एक सीए यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिकतम कितनी कंपनियों का वैधानिक अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है? ए चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मैक्सिमम कंपनीज 30, 20, 10 या कोई निश्चित सीमा नहीं है। तो इसका सही उत्तर है 20 कंपनियों का, 20 कंपनियों का एक वैधानिक अंक नियुक्त किया जा सकता है एक सीए को। तो दूसरा प्रश्न है, एन इंडिविजुअल एसएससी विल बी लाइबल टू सरचार्ज फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 इफ हिज टैक्सेबल इनकम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2018-19 एक्सीड। कर निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए कोई व्यक्तिगत करदाता को अधिभार देना होगा यदि वित्तीय वर्ष 2018-19 में उसकी कर योग्य आय ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। तो इसका सही उत्तर है 50 लाख, क्योंकि 50 लाख से 1 करोड़ तक का जो भी सीमा है इसमें आपको 10% सरचार्ज देना होगा। और अगर 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में अगर आपकी इनकम है टैक्सेबल इनकम, तो उसमें आपका है 15%। और अगर 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो ये चला जाएगा 25%। तो इस प्रकार से मिनिमम जो आपका है ये है 50 लाख, 10% सरचार्ज देना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की 200 इकाइयाँ बनाने की लागत 1600 रुपये है। 200 इकाइयाँ बनाने की लागत, यदि इस वस्तु की 400 इकाइयाँ बनाई जाएँ, उसी वस्तु की 400 इकाइयाँ बनाई जाए तो लागत 2000 रुपये आएगी। स्थिर लागत क्या होगी? तो देखिए, इसमें सबसे पहले इसका फार्मूला है चेंज इन कॉस्ट, चेंज इन कॉस्ट। अब देखो, इसमें सबसे पहले चेंज इन कॉस्ट कितनी आपकी 2000 आपकी कॉस्ट है, इसमें माइनस कर दीजिए आप 1600 रुपये। ठीक है, चेंज इन कॉस्ट हो जाएगी आपकी 2000 माइनस 1600 रुपये। इस प्रकार से तो कुल व्यय में परिवर्तन कितना हो गया आपका 400 रुपये। ठीक है, कॉस्ट में परिवर्तन। इसके बाद देखो इकाइयों में परिवर्तन निकाल लीजिए। अब इकाइयों में परिवर्तन कितना हुआ, 200 थी और 400 हो गई, तो इकाइयों में परिवर्तन हो गया आपका 400 माइनस 200, यानी 200 रुपये आपकी यूनिट में परिवर्तन हो गया। तो कैसे निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट? तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी आ जाएगी, कॉस्ट में परिवर्तन हो गया आपका 400 रुपये और यूनिट में परिवर्तन हो गया 200, तो डिवाइड करके आ गया 2 रुपये पर यूनिट। तो 200 यूनिट पे आपका कितना वेरिएबल कॉस्ट आ गई, ये हो गई आपकी 400 रुपये। और टोटल कॉस्ट है 1600, तो 1600 रुपये में हम घटा देंगे 400 रुपये, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी आ जाएगी 1200 रुपये। तो आंसर इज सी। तो इस प्रकार से हमने किया इसको, तो चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट निकालेंगे और पर यूनिट का 2 रुपये आई तो उसमें 200 की मल्टीप्लाई करके 400 रुपये वेरिएबल कॉस्ट आ गया। और फार्मूला क्या होता है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी आई, आपकी वेरिएबल कॉस्ट है 400 रुपये, टोटल कॉस्ट है 1600, तो फिक्स कॉस्ट आ गई 1200 रुपये। तो आंसर इज सी। अगला प्रश्न देखिए, अंकेक्षण लेखाक्रम का कौन सा भाग है? व्हाट इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग द ऑडिटिंग इज? व्यवहारिक भाग, सिद्धांतिक भाग, आलोचनात्मक भाग या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है आलोचनात्मक भाग, यानी कि क्रिटिकल पार्ट। अगला प्रश्न है, सेबी के अनुसार ऋण समता अनुपात का आदर्श अनुपात है अकॉर्डिंग टू सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो। वैसे डेप्ट इक्विटी रेशियो होता है डेप्ट अपॉन इक्विटी, जितना हमने लॉन्ग टर्म डेप्ट लिया है, जितना लॉन्ग टर्म हमारा लोन है वो, और उसमें इक्विटी से डिवाइड कर दो तो डेप्ट इक्विटी रेशियो आएगा। तो आइडियल रेशियो 2:1 होता है, लेकिन यहाँ पूछा गया सेबी के अकॉर्डिंग, तो वो होगा 1:1। तो अकॉर्डिंग टू सेबी 1:1 आइडियल डेप्ट इक्विटी रेशियो। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी कंपनी की 2015 में बिक्री वो लाभ क्रमशः है 1,20,000 और 8,000। यदि 2016 में बिक्री और लाभ क्रमशः 1,40,000 और 13,000 हैं तो सुरक्षा सीमा क्या होगी? व्हाट विल बी मार्जिनल सेल्स? इसमें मार्जिनल सेल्स है, ये मार्जिनल सेफ्टी नहीं, मार्जिनल सेल्स है, तो ये है 1,20,000 और 8,000। तो देखिए 1,20,000 सेल्स है 2015 की, और जबकि 2016 की सेल्स हो गई 1,40,000। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स। अब देखो प्रॉफिट में कितना डिफरेंस है, 13,000 प्रॉफिट आपका है करंट ईयर, लास्ट ईयर का आपका 8,000, तो चेंज इन प्रॉफिट हो गया आपका 5,000, जबकि चेंज इन सेल्स कितना है 1,40,000 माइनस 1,20,000 यानी 20,000।
तो हमारा पीवी रेशियो कितना आ जाएगा, चेंज इन प्रॉफिट 5000 अपॉन चेंज इन सेल्स 20,000 इंटू 100। तो पीवी रेशियो कितना आ गया आपका 5 4 जा 20, 25% आपका पीवी रेशियो आ गया। अब पीवी रेशियो निकालने के बाद अब हमें निकालना पड़ेगा इसमें फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट का फार्मूला क्या है, सेल्स इंटू पीवी रेशियो और माइनस प्रॉफिट। तो सेल्स कितना है 1,40,000, 1,40,000 का 25% निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये लगभग आ जाएगा आपका 4×12 35,000 रुपये। और इसमें माइनस कर दीजिए प्रॉफिट, 35,000 रुपये में से प्रॉफिट माइनस कर दीजिए 13,000 रुपये। तो आपका आ गया 22,000 फिक्स कॉस्ट। अब 22,000 आपका फिक्स कॉस्ट आ गया है। अब इस फिक्स कॉस्ट के बेस पे इसको पीवी रेशियो से डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट यानी बीईपी। तो बीईपी कितना आ जाएगा बताइए, 25 4 जा 100, तो 22 4 जा 88,000, 88,000 बीईपी, 88,000 बीईपी। और हमारा मार्जिनल सेल्स क्या होगा, 88,000 को किससे माइनस कर दो, सेल्स से। 1,40,000 को माइनस कर दीजिए आप सेल्स, तो सेल्स माइनस बीईपी इक्वल टू मार्जिनल सेल्स। तो 140 माइनस 88 52,000। तो आंसर इज डी 52,000। तो इसमें देखो बहुत सारे फार्मूले थे, तो इस प्रकार हमने इस आंसर को किया, तो आंसर इज डी 52,000। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कंपनी का आर्थिक चिट्ठा तैयार किया जाता है। बैलेंस शीट ऑफ कंपनी प्रिपेयर्ड एज पर कंपनीज एक्ट 2013। अनुसूची 3 भाग 2, अनुसूची 3 भाग 1, अनुसूची 6 भाग 2 या अनुसूची 7 भाग 1। तो इसका सही उत्तर है अनुसूची 3 भाग 1। तो बैलेंस शीट बनाई जाती है शेड्यूल 3 पार्ट 1 में, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अगर बनाना हो तो शेड्यूल 3 पार्ट 2 में आ जाता है। तो आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, लाभ मात्रा अनुपात है पीवी रेशियो। कैसे निकालते हैं पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड सेल इंटू 100, बिल्कुल सही है। फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड सेल्स इंटू 100, बिल्कुल सही है। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड सेल्स इंटू 100, बिल्कुल सही है। तो ऑल आर करेक्ट, पीवी रेशियो ऑल फार्मूलाज आर करेक्ट। अगला प्रश्न देखिए, अंकेक्षण समिति ऑडिट कमिटी से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा है 175, 176, 177 या 148। तो अंकेक्षण समिति ऑडिट कमिटी संबंधित है धारा 177, आंसर इज सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मूल लागत बराबर प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष श्रम और प्रत्यक्ष व्यय, यानी प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तो बिल्कुल सही है। कारखाना लागत बराबर मूल लागत प्लस कारखाना ऊपरी व्यय, यानी फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स, बिल्कुल सही है। कार्यालय लागत इज इक्वल टू कारखाना लागत प्लस प्रशासन ऊपरी व्यय, ऑफिस कॉस्ट इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, ऋण पत्र प्रीमियम का प्रयोग नहीं किया जा सकता। प्रीमियम ऑन डिवेंचर्स कैन नॉट बी यूज फॉर पूंजी हानि को अप्लीकेट करने हेतु, टू राइट ऑफ कैपिटल लॉस, लाभांश भुगतान हेतु फॉर डिविडेंड पेड, ऋण पत्र पर छूट को अप्लीकेट करने हेतु, टू राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स, इनमें से कोई नहीं। देखिए लाभांश भुगतान हेतु कभी भी ऋण प्रीमियम पर प्रयोग नहीं किया जाता, तो आंसर इज फॉर डिविडेंड पेड, बी। अगला प्रश्न है, यदि कंपनी 3:7 पर बोनस निर्गमित करती है तो इसका तात्पर्य क्या है। इफ कंपनी शुड बोनस ऑन 3/7 इट मीन्स प्रत्येक 3 अंशों पर 7 बोनस, प्रत्येक 7 अंशों पर 3 बोनस, प्रत्येक 10 अंशों पर 3 बोनस, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 3:7 का मतलब हो गया है 7 अंशों पर 3 बोनस, तो 7 शेयर 3 बोनस, तो आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या सही है। F5 पेमेंट बाउचर, F6 रिसिप्ट बाउचर, F4 कॉन्ट्रा बाउचर या डी उपयुक्त सभी सही है। तो बिल्कुल सही है, F5 से पेमेंट बाउचर निकलेगा, F6 से रिसिप्ट बाउचर और F4 से कॉन्ट्रा बाउचर, आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, सामग्री नियंत्रण की वैट विश्लेषण में डी का तात्पर्य है वैट एनालिसिस, वाइटल, एसेंशियल, डिजायरेबल। उसने पूछा डी क्या है, इन्वेंट्री कंट्रोल की पद्धति है, एक विश्लेषण पद्धति है ये वैट, तो डी का मतलब हो गया डिजायरेबल, आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, कुल आय की गणना करते समय सकल कुल आय में कौन सी कटौतियों को घटाया जाता है। टू कैलकुलेट टोटल इनकम विच डिडक्शन डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम।
धारा 60 से 65, धारा 80 से 60U, धारा 70 से 74 या धारा 80G से 80U। तो 80C से 80U तक सारी कटौतियाँ घटाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, साख शब्द 2/45 शुद्ध 90 इंगित करता है। क्रेडिट 2/45 नेट 90 इंडिकेट्स 90 दिन तक फंड की कोई लागत नहीं है, 45 दिन तक फंड की कोई लागत नहीं है, 45 दिन तक फंड की लागत 2% है, 90 दिन तक फंड की लागत 2% है। तो सही उत्तर है ए, 90 दिन तक फंड की कोई लागत नहीं मानी जाती। अगला प्रश्न है, सामग्री प्रयोग विचरण मटेरियल यूजेस वेरिएंस का सूत्र क्या है। MUV इजिकल टू SQ यानी स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। MUV इजिकल टू SQ माइनस AP इंटू AQ। MUV इजिकल टू SP माइनस AP इंटू SQ या MUV बराबर SQ माइनस AQ इंटू AP। तो आंसर इज ए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। अगला प्रश्न है, यदि ऋण 220 रुपये, नगद शेष 20 रुपये और इक्विटी 300 हो तो गियरिंग अनुपात बताइए। देखिए, गियरिंग रेशियो होता है कि कंपनी ने शुद्ध कितना ऋण लिया हुआ है और शुद्ध ऋण प्लस उसकी इक्विटी कितनी है, यानी कि डी शुद्ध ऋण अपॉन शुद्ध ऋण प्लस इक्विटी। तो हमारा कितना हो जाएगा, देखो 220 में 20 रुपये घट जाएंगे तो 200 रुपये आपका हो गया शुद्ध ऋण, और शुद्ध ऋण में प्लस कर दीजिए इक्विटी, ठीक है, और इंटू 100। तो आपका कितना आ जाएगा 2/5, 200/5 हो जाएगा, और इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 40%। तो आंसर इज 40%। NFRA का पूर्ण रूप क्या है। नेशनल फाइनेंशियल रिसर्च अथॉरिटी, नेशनल फंड्स रिपोर्टिंग अथॉरिटी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी या नेशनल फ्रॉड रिपोर्टिंग अथॉरिटी। तो आंसर इज सी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ये सुझाव देती है, जितने भी आपके लेखा मानक होते हैं उनके सुझाव देती है कि कैसे बने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लघु कंपनी से संबंधित है। स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी ऑफ विच एज पर सेक्शन 285 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 प्रदत्त अंत पूंजी 50 लाख से 5 करोड़ तक है, टर्नओवर 2 करोड़ से 20 करोड़ है, या उपयुक्त दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज सी, दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, जब दो पार्टियों कुछ निश्चित अवधि के लिए करेंसी का विनिमय करती है तथा बाद की तारीख के लिए ट्रांजैक्शन रिवर्स करने के लिए सहमत होते हैं तो क्या कहलाता है। स्पॉट ट्रांजैक्शन, भावी ट्रांजैक्शन, अग्रवर्ती ट्रांजैक्शन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर इज स्पॉट ट्रांजैक्शंस। अगला प्रश्न है, विदेशी कंपनी की दशा में यदि कुल आय 5 करोड़ है तो अधिभार लगाया जाएगा। इन केस ऑफ फॉरेन कंपनी इफ टोटल इनकम इज 5 करोड़ देन सरचार्ज इम्पोज 2%, 3%, 4%, 5%। आंसर इज 2%। तो 5 से 10 करोड़ तक आपका चलेगा 2%, और 10 करोड़ से ऊपर फिर 5% चलेगा। अगला प्रश्न है, अंश का उचित मूल्य औसत क्या है। व्हाट इज द फेयर वैल्यू एवरेज ऑफ शेयर। अंकित मूल्य एवं बाजार मूल्य का औसत, आंतरिक मूल्य एवं अंकित मूल्य का औसत, आंतरिक मूल्य एवं अर्जित मूल्य का औसत, या अंकित मूल्य एवं आय मूल्य का औसत। तो इसका होता है इंटरेस्टिंग वैल्यू एंड यील्ड वैल्यू अपॉन 2। तो औसत निकलता है आंतरिक मूल्य और अर्जित मूल्य का। अच्छा प्रश्न था ये। अगला प्रश्न है, एक प्रस्ताव जब स्वीकृत हो जाता है तो बन जाता है। ए प्रपोजल इज व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट, प्रॉमिस, एक्सेप्टेंस, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है वचन, यानी प्रॉमिस बन जाता है। अगला प्रश्न है, एक समझौता बिना प्रतिफल के माना जाएगा। एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन। बिना प्रतिफल के समझौता वैध, वैलिड, अवैध, इलीगल, व्यर्थ, वाइड, या वाइडेबल, अमान्य। आंसर इज वाइड, वो व्यर्थ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी लागत की विधि नहीं है। विच इज नॉट मेथड ऑफ कॉस्टिंग। ठेका लागत, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, उपकार्य लागत, जॉब कॉस्टिंग, प्रक्रिया लागत विधि, प्रोसेसिंग कॉस्टिंग, या प्रमाप लागत विधि। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी होता है, जॉब कॉस्टिंग भी होती है, प्रोसेस कॉस्टिंग भी होती है, मल्टीपल कॉस्टिंग भी होती है, लेकिन प्रमाप कॉस्टिंग नहीं होती है। तो आंसर इज डी। अगला प्रश्न है, अंडर विच वन ऑफ इज द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स आइटम्स आर टोटली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। आयकर अधिनियम की धाराओं में किस में आय की मदें बिल्कुल कर मुक्त हैं। 8, 12, 80 या नन। तो धारा 12। अगला प्रश्न है, विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स स्टेट्स एंड एक्सप्लेन द इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल वैल्यू। आधार पर हाउस प्रॉपर्टी में आय शीर्षक के अंतर्गत प्रभार योग आयकर लगाने की बात कही गई है। धारा 22, धारा 23, धारा 24 या धारा 25। तो आंसर इज सेक्शन 22।
अगला प्रश्न है व्हाट इज द पीरियड विद इन विच द कॉस्ट ऑडिटर सबमिट इज रिपोर्ट टू सीजी कंट्रोल जनरल एंड द कंपनी एज पर सेक्शन 233B। धारा 233B कॉस्ट ऑडिटर को कंपनी और सीजी को अपनी रिपोर्ट कितने अवधि में प्रस्तुत करनी चाहिए? 45 डेज, 120 डेज, 180 डेज, 135 डेज। आंसर इज सी 180 डेज। अगला प्रश्न है रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑडिटिंग सेक्शन इज लागत अंकेक्षण से संबंधित धारा है 139, 233A, 148, 145। तो ये है आपका 148, आंसर सी। अगला प्रश्न है इन ऑडिटिंग कमिटी हाउ मेनी डायरेक्टर्स शुड बी फॉर? अंकेक्षण समिति में कम से कम संचालक होनी चाहिए 3, 2, 4, 5। तो आंसर इज 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए ऑडिटिंग कमिटी में। अगला प्रश्न है इन वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स संपत्तियों के सत्यापन में शामिल है संपत्तियों के मूल्यांकन की जांच, संपत्तियों का भौतिक सत्यापन, संपत्तियों के स्वामित्व का सत्यापन। यह उपरोक्त सभी, तो सभी इसमें सही हैं। मूल्यांकन की जांच, भौतिक सत्यापन और स्वामित्व का सत्यापन। अगला प्रश्न है एज पर सेबी ICDR रेगुलेशन 2009 इन केस ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफर द मिनिमम प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन शुड नॉट बी। प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में प्रवर्तकों का न्यूनतम अंशदान नहीं होना चाहिए लेस देन 50% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल, लेस देन 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल, लेस देन 30% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल या लेस देन 25% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। आंसर इज बी लेस देन 20% ऑफ पोस्ट इश्यू कैपिटल। अगला प्रश्न है इन इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U कैन नॉट एक्सीड। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80C और 80U के अंतर्गत छूट अधिकतम नहीं हो सकती ग्रॉस टोटल इनकम से, टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन या इनकम फ्रॉम हाउस। तो राइट आंसर इज ग्रॉस टोटल इनकम। अगला प्रश्न है A partnership firm sold a residential house. The firm get exemption under section on capital gains. साझेदारी फर्म द्वारा अपनी आवासीय घर बिक्री करने पर छूट की अधिकतम सीमा पूंजीगत लाभ पर होगी 54D के तहत, 54E, 54C या 54EC। द राइट आंसर इज डी सेक्शन 54EC। अच्छा प्रश्न था ये। और ये आखिरी प्रश्न है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन ऑफ गिफ्ट फ्रॉम ए नॉन रिलेटिव से गैर रिश्तेदार से प्राप्त उपहार की अधिकतम छूट सीमा है 50,000, 25,000, 75,000 या 1 लाख। तो द राइट आंसर इज 50,000। तो उम्मीद है कि इनमें से कोई पर्सन एग्जाम में आए, आप सफल हो। अच्छी तैयारी कीजिए, बहुत ही जल्द पेपर आने वाला है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करिए, विश यू ऑल द बेस्ट।